लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर फिर पहुंच गए हैं। ईडी राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। लंच ब्रेक के दौरान राहुल गांधी ने गंगाराम अस्पताल पहुंचकर अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी की तबीयत इन दिनों नासाज है। कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए ये इतला दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। कायर मोदी सरकार ने पूरी दिल्ली को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया। कायर और डरपोक मोदी सरकार ने कल रात से हजारों कांग्रेस नेशनल हेराल्ड अखबार अपने कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये माना कि स्वतंत्रता संग्राम के इस अखबार को चलाना, पत्रकारों की तनख्वाह देना, कर्मचारियों की तनख्वाह देना हमारा कर्तव्य है। और 67 करोड़ रुपया 2002 से 2011 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पत्रकारों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह और वीआरएस का दिया। हमने नेशनल हेराल्ड अखबार के बिहाफ पर हाउस टैक्स दिया, बिजली का बिल दिया, कर्मचारियों की तनख्वाह दी, पत्रकारों की तनख्वाह दी, सरकार का पैसा लीज मनी जमा करवाया। क्या ये अपराध हो सकता है? फिर तो आप सबको, जो टीवी और पत्रकार के सब आप पत्रकार भाई बहन हैं, आपको भी गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि आप तनख्वाह लेते हैं। वहीं कांग्रेस कारकुनों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करने की परंपरा नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के अंदर डाली है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ना चाहती है। सत्याग्रह करने के लिए आए हैं। जो राहुल गांधी और सोनिया जी को ये झूठा फंसा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए आए हैं। और ये हमें चाहे गिरफ्तार करें, गोली मारे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सच की आवाज उठाने के लिए किसी के वजूद में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे या कांग्रेस के किसी आदमी को रोक सके। मैं एक ही चीज लिखा था, झुकेगा नहीं, कुछ भी कर ले झुकेगा नहीं, कुछ भी कर ले। अमित शाह भी यहाँ आ जाए, अमरीश पांडे से लेकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसी तरह झुकेगा नहीं। तो हम भी बता देना चाहते हैं, वो राहुल गांधी हमारे राम है और हम उनके भगत हैं। और आपके लिए आप जब तक ईडी दफ्तर से नहीं निकलेंगे, हम आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे, रोड पर रहेंगे। पूरी दिल्ली को इन्होंने छावनी बना दिया है। सभी दिल्ली के नेताओं के घरों में पुलिस कल रात से चक्कर लगा रही है। बड़ी दुख की बात है कि एक ऐसा समय आ गया है कि कोई व्यक्ति अपनी बात भी सामने ही नहीं रख सकता। ईडी राहुल जी को तब बुलाती है जब देश के अंदर, अगर आप देखेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं, देश के अंदर जैसे किसान परेशान होते हैं। ईडी का केस जो कि बंद हो चुका है, उस केस को फिर से खोलना, इसमें कोई किसी को समझ नहीं आती। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, केवल और केवल आवाजों को दबाना और जितने भी सीबीआई, ईडी और पुलिस का दुरुपयोग करना। ये नेशनल हेराल्ड जब मदद की जरूरत पड़ा तो कांग्रेस की आजादी की वॉइस था नेशनल हेराल्ड, उसको कर्जा देना क्या बुरा है, क्या अपराध है? इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट मना किया था कि ये फॉल्स है, ये फोर्ज है, इसमें कोई जरूरत नहीं। मरकजी हुकूमत पर ईडी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस की जानिब से सत्याग्रह मार्च निकाला गया। इस मार्च में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की। इस एहतजाजी मार्च में कांग्रेस कारकुनों की हजारों की भीड़ नजर आई। एहतजाजी मार्च में मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। मुंबई में भी कांग्रेस कारकुनों ने ईडी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जायजा लिया हमारे मुंबई नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने। ईडी के खिलाफ मुंबई कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि मुंबई के बलाट पियर की तस्वीर आप देखें तो सड़क पूरी जाम होने के चलते यहां पर पुलिस ने सभी को रोक दिया है और यहां पर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आप देखें, लेकिन जबरदस्ती जो है कांग्रेस के नेता, आप देखें नसीम खान यहाँ पर है, इनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि आज राहुल गांधी दिल्ली में ईडी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस का इसी तरह शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। और आज यहाँ पर आप देखें, यहाँ इस तरफ आप तस्वीरें देखें कि पुलिस लगातार इनके कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि ईडी दफ्तर की तरफ जो है भीड़ जा रही है और उनको सभी को रोका जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से।
लेकिन कार्यकर्ता जो है लगातार देखिए आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है और लगातार इन्हें पकड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मुंबई पुलिस और साथ ही साथ आप देखें तो रिजर्व फोर्स जो होता है ये यहाँ पर तैनात किया है। मुंबई पुलिस की गाड़ी जो है यहाँ पर लगा दी जा रही है ताकि माहौल जो है यहाँ पर पूरी तरह से न बिगड़े और ताकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के ईडी दफ्तर की तरफ न जा पाए, क्योंकि देखिए यही वो चौराहा है, यही रास्ता है जहाँ से ईडी दफ्तर की तरफ जाया जाता है। ये तस्वीरें देखिए कि जितने भी लोग इस रेखा के आगे आ रहे हैं तो उनको अब यहाँ पर डिटेन करने की प्रक्रिया जो है मुंबई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है, क्योंकि इन्हें आदेश दिया गया था कि इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो एक सीमा तक रहेगा, लेकिन इन सीमाओं को यहाँ पर लांघने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और ये वजह है कि आप देखें कि तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको अब यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखें तो काफ़ी भगदड़ जो है एक तरह का मच गया और ज़बरदस्ती जो है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पर आप देखें कि भीड़ में किस तरह से आगे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह की तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस यहाँ पर अपना पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी कांग्रेस के इन्हीं कार्यकर्ताओं के पीछे भाग रहे हैं। देखिए ये दौड़ लगाते हुए ईडी दफ्तर की तरफ पूरा हुजूम निकल पड़ा है और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ईडी कार्यालय है मुंबई का, जिस तरफ जो है ये कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। पुलिस ने लगातार इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने नहीं रोके यहाँ पर और अब जबरन जो है, ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर पुलिस को धकेलते हुए, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ईडी। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी पर जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने रियासी पार्टी सदर जीए मीर की सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस दौरान मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट रैलीज है और ये मार्च टुवर्ड्स ईडी ऑफिसेज है, क्योंकि जिस तरह से ईडी को आज की मरकजी सरकार भारतीय जनता पार्टी अपना एक टूल बना के इस्तेमाल कर रही है, उसके खिलाफ देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सवाल राहुल गांधी जी का नहीं, हमने अंग्रेजों को फेस किया है तो मोदी को फेस करना या उसकी एजेंसी को फेस करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई उसमें अनलॉफुल कोई तरीका इख्तियार हुआ है जिसके लिए हम डरें। मगर सवाल है कि जिस तरह से मोदी सरकार तमाम देश में, वो बिजनेसमैन हो, वो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हो, जैसे जैसे चुनाव आता है तो दूसरे अपोनेंट्स को ड्रैग करने की कोशिश करता है और उस सारे सिस्टम के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी। वहीं बीजेपी का कहना है कि एजेंसी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपनी 2000 करोड़ की मालियत को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर
संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग खारिज की गई है। सीपीएम लीडर बृंदा करात ने एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के इश्तियाल अंगेज तकरीर के खिलाफ ये दरख्वास्त थी। सीएए के खिलाफ एहतजाज के दौरान अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने बयान दिए थे, इश्तियाल अंगेज बयान दिए थे और इसी हवाले से दरख्वास्त की गई थी। सीपीएम लीडर बृंदा करात ने एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया। सीपीएम लीडर बृंदा करात ने एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ। आपको बता दें, सीएए प्रोटेस्ट के दौरान अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने इश्तियाल अंगेज तकरीर दी थी। उनके बयानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हुकूमत के जरिए लगातार बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आज फ्रेटर्निटी मूवमेंट, एसआईओ और दीगर तलबा तंजीम ने एहतजाज जारी है। यूपी भवन के पास एहतजाज किया गया। पुलिस ने सभी एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया है और इसी दरमियान दिल्ली में वाक़ यूपी भवन के आसपास दफा 144 नाफिज कर दी गई है और भवन के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि कोई यूपी भवन के आसपास न आ सके। उधर जामिया मिलिया इस्लामिया में भी तलबा ने एहतजाज किया और हुकूमत की कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाए। एमआईएम के तमाम 30 कारकुनान को 10,000 के जाती मुचलकों पर जमानत मिल गई है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एहतजाज से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। थाने में जबरदस्ती घुसकर पुलिस पर हमला करने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाज़त न मिलने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पर प्रदर्शन करने पहुंचे एमआईएम के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन सभी को जमानत मिली है। कोर्ट में क्या हुआ और किस तरीके से जमानत मिली, हमारे साथ ये तमाम वकीला की टीम मौजूद है जो उस वक्त कोर्ट में हाजिर थी। हिमाल साहब, क्या फैसला आया है, किस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है क्योंकि जो सेक्शन लगाए थे वो सब गैर ज़रूरी थे। वहाँ पहुँच के कोई मारधाड़ नहीं हुई है, तो 353 और 332 का सेक्शन था जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। तो कोर्ट ने उन तमाम चीज़ों को, तथ्यों को देखा और डेमोक्रेटिक कंट्री में हर शहरी को अपनी बात पीसफुल कहने का हक है। वो पीसफुल अंदाज में उन्होंने अपनी बात कह रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस को ये लगा कि ज़रूरी कि उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए, पुलिस ने अपना काम किया। कोर्ट ने ये देखा कि एफआईआर के मुताबिक कोई सेक्शन नहीं बनते हैं और इनको बेल देनी चाहिए, तो कोर्ट ने बेल दी। 10,000 के मुचलके की बात की जा रही है, 10,000 के ज़ाती मुचलके का बॉन्ड जो है उनको भरना होगा। तो लेकिन बड़ा सवाल ये है कि थाने में घुसने की का एलिगेशन लगाया गया था, मारपीट का एलिगेशन लगाया गया था। तो क्या पुलिस के साथ क्या बातचीत हुई है? जी देखिए, ऐसा हुआ था कि जो पुलिस ने इल्ज़ाम लगाए हैं वो ये है कि 4 जो है पुलिस वालों को इंटरनल इंजरीज हुई हैं इन लोगों के ज़रिए, मुल्जिमान के ज़रिए। दूसरा, एक पुलिस वाले की वर्दी भी फाड़ी है और थाने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे गेट में ज़बरदस्ती। तो इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि जो है पुलिस जो है कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई एविडेंस जो है या कोई विटनेस उस तरीके का जो है ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ना दे पाई है। तो उसी को चलते हुए पुलिस ने जो है ये कार्रवाई जो की है, एक तरीके से सिर्फ ये फ्रेम किया गया एक केस है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी वहाँ मौके पर मौजूद था जब ये वारदात हुई थी। सीधी बात यही है, सीधी खबर यही है कि एमआईएम के जो 30 के घर लगभग कार्यकर्ता थे, लीडर्स थे, उन सभी को 10,000 के ज़ाती मुचलके पर पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में पुणे कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस हरकत में आ गई है। पुणे दी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गुजरात से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मूसेवाला कत्ल केस में बार बार नाम सामने आने के बाद कल देर रात संतोष को गुजरात से पुणे लाया गया है।
पुलिस ने बताया कि मूसेवाला केस में संतोष जाधव का नाम मीडिया के जरिए सामने आ रहा है, लेकिन संतोष जाधव पर पुणे में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। पुलिस इस मामले में संतोष की तलाश कर रही थी, जिसमें संतोष को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला केस में संतोष जाधव का हाथ है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। इसके साथी को अदालत में पेश करके दोनों को 20 जून तक पुलिस की तहवील में दिया गया है। And then finally our team in Gujarat, they investigated, they searched and did so many things there, and then they were able to find out these two people there in Bhuj. And now they have been brought to Pune. They have been taken into remand, and we'll now interrogate them, and then we'll find out what are their linkages with Bishnoi gang, what is their connection with the Musewala murder, if at all it is there, because media has already reported that they have some role to play in this murder. So that is subject to interrogation and verification. दरगाह के खुदाम की खास तंजीम अंजुमन सईद ज़ादगान की 21 रुकनी मजलिस इंतज़ामिया के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इलेक्शन अफसर एडवोकेट S.N. हावरा ने बताया कि वोटिंग का अमल इमामबाड़ा में जारी है। वोटिंग के लिए 16 बूथ्स बनाए गए हैं। कोई व्यवधान नहीं है और कोई समस्या आती है तो दोनों पक्षों के जो हमारे पास प्रतिनिधि है उनसे बैठ करके दोनों चर्चा करके उसका समाधान आत्मवाद मौके पे किया जा रहा है। सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद हैं, अच्छे से चुनाव चल रहा है पीसफुली, नहीं किसी तरह का नहीं। ये कौम का चुनाव है आपसी, तो सभी लोगों में सौहार्द है। 3 साल में ये चुनाव होता है, उसमें हमारी कौम की नुमाइंदगी के लिए, हमारी जमात की नुमाइंदगी के लिए 21 मेंबर चुने जाते हैं। तो उसकी उम्मीदवारी के लिए 42 लोग खड़े हुए हैं, सब एक दादा की औलाद हैं, हम सब आपस में एक हैं। अब इसमें से जो ये वोटर हैं ये वोट डालेंगे, मत डालेंगे अपना, और इसमें से 21 मेंबर को चुना जाएगा। वो मैनेजिंग कमेटी बनती है। मैनेजिंग कमेटी के बाद में फिर उसी में से वर्किंग कमेटी का चुनाव होता है और उसमें तमाम सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑडिटर, ट्रेजरर, ये तमाम ओहदे जो है उनमें तकसीम होते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक सीएम मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर इंतकामी कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी के जरिए अपनी सियासी हरीफ जमातों के खिलाफ जहां मनसूबाबंद तरीके से इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, वहीं एक मखसूस फिरके के लोगों के खिलाफ भी मुल्कगीर सतह पर मुहिम चलाई जा रही है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। दिग्विजय सिंह ने हुकूमत के मजालिम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। निष्पक्षता से काम करने का जनता को वादा करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में और देश में पक्षपात तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को और कुछ विशेष वर्गों के खिलाफ आज ये अभियान चलाए हुए हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कौमी सदर राज रतन अम्बेडकर ने कहा कि आरएसएस तंजीम ने 1950 में मुल्क के दस्तूर को नजरातिश किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 3 बार आरएसएस पर पाबंदी आयद की गई थी और दस्तूर मुखालिफ हिंदू तंजीम आरएसएस मुल्क को चला रही है। राजरत्न अम्बेडकर कर्नाटक के रायचूर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती की मुनासबत से एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मुल्क में सभी पिछड़े और पसमानदा तबकात को सियासी और समाजी तौर पर मसावी हुकूक हासिल होने के मकसद से दस्तूर बनाया था, लेकिन आज चंद मुट्ठी भर अफराद के हाथों इक़्तिदार है। उन्होंने अपने अपने हुकूक के लिए मुतहिद होने की सभी पसमानदा और पिछड़े तबकात से अपील की है। बुद्धिस्ट की लड़ाई जब तक मुसलमान नहीं लड़ेगा तब तक ये ब्राह्मणी व्यवस्था आप लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करती रहेगी। देखिए, मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही बात हमारे सामने रखी कि मैं पहले बुद्धिस्ट हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, मैं पहले हिंदू हूँ या मैं पहले क्रिश्चियन हूँ। ये भावना अपने मन में मत लाओ। मैं पहले भारतीय हूँ और अंतिमता में भारतीय हूँ, ये भावना अपने दिल में लगाओ। ये भावना जगाओ। इस देश का मुसलमान है इसलिए सताया जा रहा है, इसलिए और उसका साथ देना चाहिए, इसलिए नहीं। इस देश का मुसलमान भारतीय है, इसलिए एक भारतीय होने के नाते हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। आज़मीन गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की वजह से हज पर नहीं जा सके, लेकिन अब सऊदी हुकूमत की इजाजत से आज़मीन हज का
दौरा कर सकेंगे। हज पर रवानगी का सिलसिला जारी है। बुल्डाना जिले से भी 130 आज़मीन हज को कैंप में टीके लगाए गए। बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 130 लोगों का नंबर लगा है। 130 हाजी इंशाल्लाह जा रहे हैं यहाँ से, जिसमें अभी खम्बो सिविल हॉस्पिटल में आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया था। इसके अंदर अभी तकरीबन यहाँ पे 70 हुज्जाज यहाँ पे आए, जिसमें टूर ऑपरेटर्स भी है और हज कमेटी की भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा वैक्सीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बुल्डाना के अंदर होगा 13 तारीख को, तो वहाँ पे भी हुज्जाज पहुँचे। और हुज्जाज जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह 18 जून से 3 जुलाई का शेड्यूल है मुंबई का, तो यहाँ के जो हुज्जाज है इंशाल्लाह वो 18 तारीख से 3 जुलाई के बीच में इनका शेड्यूल आएगा इंशाल्लाह। तारीख अभी आई नहीं इनकी, तो उसके अंदर ये हुज्जाज जाएंगे। यहाँ से ये जद्दा जाएंगे, जद्दा से हज करने के बाद में मदीना जाएंगे और इंशाल्लाह इनकी मदीना से वापसी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल इनका इस तरह से प्रोग्राम है हज कमेटी का। डॉक्टर वकार, मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल खामगांव। आज यहाँ पर हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया था। इसमें अपन 3 वैक्सीन लगाते जो आज के जाने वाले लोग रहते उनको। एक तो जो मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन ना होना चाहिए इसके लिए मेनिंजोकोकल वैक्सीन लगाते, दूसरा पोलियो वैक्सीन लगाते, और जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते। तो अभी यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ, 10 बजे शुरू हुआ। वैदिक अधीक्षक डॉक्टर नील चापे सर के सुपरविजन में अभी प्रोग्राम शुरू है। तकरीबन 54 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया अभी तक। नांदेड़ में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासी तर्जुमान फारूक अहमद के हक़ अबा फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से एक तकरीब ईद मिलाप और कुल हिंद मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस मुशायरे में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आलमी शोहरत याफ्ता शोरा ने शिरकत की। इस मुशायरे में अवामुन्नास और इल्म दोस्त अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुशायरे के आगाज़ से कब्ल इस्तक़बालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। उर्दू को अगर जिंदा रखना है तो अच्छे शोरा भी आने चाहिए, अच्छे मुशायरे होने चाहिए। उर्दू का अगर जिंदा है तो अच्छे खवाल भी बनने चाहिए, खवालियां भी जिंदी रहनी चाहिए। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। सोचता हूँ वो कितने फटे हाल थे, सोचता हूँ वो कितने फटे